ग्राम स्मिथ प्रोसेस फॉर ऑर्थोगोनलिटी कि लेट बी ओवर एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी ओवर एफ आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड लेट बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन तक गए हैं। बीटा 1 ये आपको दिया होगा क्वेश्चनों में, बीटा एन तक गए हैं। बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट फॉर वी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट फॉर वी, वी का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वी के लिए। क्या देन वन में कॉन्स्ट्रक्ट बना सकते हैं, एक बार कम से कम निर्माण कर सकते हैं। वन में कॉन्स्ट्रक्ट एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और आप यहां पर अल्फा के तक जाएंगे। के कोई जनरल वैल्यू आ गई बीच में, अल्फा के की रेंज आप बात बोल सकते हो, के 1 से n है, सच दैट द सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा के तक बोलना इसको, अल्फा के कर लेना वहां पर, बी अ बेसिस फॉर सब स्पेस स्पैन्ड बाय बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, यहां भी बीटा के कर लेना सब लोग, बीटा के तक। और सेंटेंस रिपीट कर दिया गया है दोबारा। ये एक इस थ्योरम का एक बड़ा रूप है समझाने के लिए आपको कि क्या चीज लिखा हुआ है। अब देखो, हमने कल बात की थी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता लेंगे। कॉन्सेप्ट वही चलेगा, बस यहां पर हम लोग बात करेंगे वेक्टर स्पेस से छोटे की बात करेंगे, क्योंकि फाइनली वेक्टर स्पेस भी बोलना है। तो याद करो, मैथमेटिकल इंडक्शन को कहता था हम लोग को कि अगर कोई भी थ्योरम अगर n के लिए प्रूव करते थे तो कभी n के लिए नहीं बोलते थे, कहते थे n बराबर 1 के लिए कहते थे कि थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n मतलब कोई नेचुरल नंबर होता था, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे। n इक्वल टू m क्या था, n छोटा था, n इक्वल टू m के लिए प्रूव करते बोलते थे कि थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m लेस देन n, और n बराबर m प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते थे। आपको शायद याद हो। तो ये m क्या है, m कोई आपके लिए एक ऐसा नंबर है जो आपके n से छोटा है, उसके लिए थ्योरम जब प्रूव करते तो कहते थे आप थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी n, चाहे कोई n आ जाए। अब यहां पर n का मतलब क्या है, आपका पूरा पूरा वेक्टर स्पेस है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, मतलब कि जो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है V ओवर F, उसके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर रहता है, ये प्रूव करना है। एक लास्ट बात हुई, लास्ट मतलब रिजल्ट की बात हुई कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो हम करें क्या, वेक्टर स्पेस जो आपका दे रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस रखा है, इसके लिए प्रूव नहीं करेंगे, वो सारे सब स्पेस जो इससे छोटे हैं, सब स्पेसेस, उनके लिए लेके चलेंगे। भाई कहानी n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू m के लिए, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, तो ये सब क्या थे, n से छोटे थे ना। तो वो सभी सब स्पेस जो इनके पास फाइनाइट क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वाला मतलब क्या, इसके पास एक बेसिस है,
वो बेसिस कैसा होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और बात कह देंगे कि नॉर्मल कह देंगे तो क्या बन जाएगा, वो ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा। मतलब स्टेटमेंट आपका रिजल्ट है ये कि इनर कोएट स्पेस, ये बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई कि इनर कोएट स्पेस है जो आपका है वो क्या रख रहा है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस रख रहा है। ये रिजल्ट हम बाद में बोल देंगे। तो उन सबके लिए हम बात करेंगे, उन सब के लिए जो v से छोटे हैं। v तो हो जाएगा आफ्टर ऑल लास्ट एंड हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते थे, n क्लीन करते थे हम लोग। n बराबर 1 के लिए, n बराबर m के लिए, n बराबर m+1 के लिए, ये m+1 क्या थे, n छोटे थे हमेशा। और बात कहते थे कि थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी n। तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा, वहां पर भी m क्या था, n छोटा था, m क्या था, m लेस देन n था। तो यहां पर भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वो सारे स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस जो इनर कोएट स्पेसेस हैं, वो V के सब स्पेस हैं अगर, तो उनके लिए थ्योरम जो है होल्ड करेगी। और जब उनके लिए थ्योरम होल्ड कर जाएगी तो इसका मतलब तय है कि आपके लिए V के लिए भी फाइनली होल्ड कर जाएगी, क्योंकि V के अंदर सब समाहित है। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन रूल है, किसके लिए होता है, किसी भी सेट के लिए होता है कि सबसेट के लिए प्रूव कर दो आप तो V के लिए आपका ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। क्योंकि इन सबके लिए बात करोगे तो ये सब छोटे हैं किससे, V से है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द सब स्पेसेस विच आर द सबसेट फॉर किसके लिए होंगे, V के लिए होंगे। ठीक, तो यहां पर जो है उसने कुछ बोला, लैंग्वेज बोली है फाइनली कि V over F be an inner कोएट स्पेस, ठीक, एंड लेट β1 β2 β3 बीटा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, V का। फाइनली एन तक है वो V के लिए। तो V का ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, सबसेट है। फिर वन में कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब हम बना सकते हैं, अब बीटास दे रखे हैं, बीटा की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, अल्फा बना सकते हैं। अल्फा मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, लेकिन एकदम से नहीं, 1 by 1। तो 1 में कॉन्स्ट्रक्ट एंड ऑर्थोगोनल, एंड ना बोलो, V में कॉन्स्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k, सच दैट द सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k क्या बन जाता है, बेसिस किसका, उस सब स्पेस का जो सब स्पेस इनसे स्पैन होता है। मतलब ये क्या कर रहे होंगे, सब स्पेस को स्पैन कर रहे होंगे, और जिस सब स्पेस को स्पैन कर रहे होंगे ये सेट ऑफ वेक्टर्स, उनके लिए ये क्या बन जाएगा, बेसिस। और k तो हमेशा क्या रहेगा, n छोटा रहेगा n से, क्योंकि n तो आपकी फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल रेंज है। और वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है V की। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चनों में, ग्राम प्रोसेस में आपको बीटा दे रखे होंगे और बीटा की हेल्प से आपको अल्फा ढूंढने होंगे। तो हमें क्या बनाना है, ये तो भाई β1 β2 β3 βn है क्या, केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट खाली सबसेट है, किसके लिए, V के लिए। तो उस केस में कह रहा है कि हम कम से कम एक बार तो बना सकते हैं क्या, ऑर्थोगोनल वेक्टर का कलेक्शन, यानी ऑर्थो वेक्टर क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k है, जिससे आपका ये जो सेट हो जाए, जिसमें k की रेंज कहां जाएगी, अप टू n तक जाएगी। k क्या n से, k n से छोटा है, और फाइनली आप n तक उसको खींच सकते हो जब V की बात करोगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k लेस इक्वल टू n, ये जो सेट है ये क्या बन जाता है, बेसिस नॉट फॉर V, V के लिए नहीं, किसके लिए, उस सब स्पेस के लिए जो सब स्पेस इन वेक्टरों से स्पैन हो रहा है। अब थोड़ी सी बात यहां से बोलेंगे, ये सेट क्या बनना है, बेसिस बनना है, किसके लिए, सब स्पेस के लिए। अब बेसिस का मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और क्या करेगा, स्पैन भी करेगा। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और स्पैन भी करेगा, वो सब सपोर्ट कौन करेगा, बीटा करेगा। क्यों, क्योंकि β1 β2 β3 आप n तक गए हो, ये पहले से लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
ये सेट पहले से ही जब n तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये तय है कि k तो उससे पहले आ रहा होगा, k उससे पहले आ रहा होगा क्योंकि k n छोटा है। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा k तक क्या बात करेंगे, ये लीनियरली कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और क्या कर रहा है, स्पैन भी कर रहा है, किसको, सब स्पेस को। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पहले से ये बेसिस है, और इस बेसिस की सहायता से आपको अपनी तरफ से ऑर्थोगोनल सेट तैयार करना है, और वो भी क्या बन जाना है, बेसिस। जैसा कहा जाए कि दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। अब आपके पास जो कंपनी ए है ये पहले से डिजाइन है, मतलब पहले से ही है। आपको अगर बी कंपनी खोलनी है तो ए कंपनी में अगर मैनेजर बैठा हुआ है तो सबसे पहले बी कंपनी में भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक मैनेजर। तो ये दोनों मैनेजर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इस ब्रांच का इस ब्रांच का। एक कंपनी देखिए हमारी हो गई, तो मीनिंग हो गया कि मैनेजर मैनेजर बराबर हो गए, तो बीटा 1 बराबर क्या हो गया, अल्फा 1 हो गया। लेकिन अगर मैनेजर के बाद कैशियर लोगे तो जो कंपनी पहले से तैयार है वहां पर पहले से ही कैशियर मौजूद है, और जब बी कंपनी में कैशियर लाओगे तो इस कैशियर का इंटरव्यू कौन लेगा, इस कंपनी में जो पहले से ही बैठा हुआ सीनियर कैशियर है वो, और साथ साथ मैनेजर भी लेगा, इंटरव्यू लेगा। ये वेक्टर स्पेस है, ये आपका मानिए सब स्पेस है, बीटा इसमें पहले से ही मौजूद है। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और आपने कहा कहां तक है, बीटा के तक है। और एक और सेट तैयार करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के। ये पहले से ही बेसिस है और ये आपको तैयार करना है बेसिस। तो साथ साथ बेसिस बोलना पड़ेगा इसको, और साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि ये वेक्टर कैसे एक दूसरे के हैं, ऑर्थोगोनल है। ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये केवल बेसिस है, और ये कैसा है, ऑर्थोगोनल बेसिस है। किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, ठीक है। और जब डब्ल्यू की बात हो जाएगी तो फाइनली बी की बात कर लेंगे, बाया मैथमेटिकल इंडक्शन रूल से इसको बढ़ा सकते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2 अल्फा के प्लस 3 डैश डैश अल्फा एन तक पहुंच जाए, लास्ट बोल देंगे इसको, ठीक है। तो टू प्रूव दिस थ्योरम, to prove this theorem we use mathematical induction hypothesis. According to this theorem, this द्वारा दिया, इस थ्योरम की सहायता से मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम बोल दो या अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कह दो, अकॉर्डिंग टू दो बार थ्योरम बोलना पड़ेगा हमको, हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस थ्योरम इज ट्रू। आपकी जो थ्योरम जो आप बोला, आपने रिजल्ट बोला है उसको कर रहे हैं, थ्योरम इज ट्रू फॉर किसके लिए, एवरेज, किसके लिए, एवरेज सब स्पेस के लिए, whose dimension, theorem is true for every subspace whose dimension is less than dimension of B, dimension of B। यहां पर ऑथर ने अल्फा 1 जो तैयार किया वो बीटा 1, यानी मैनेजर बराबर मैनेजर, पहले से मैनेजर था, एक और आ गया अगली ब्रांच मैनेजर, तो अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1। लेकिन अल्फा 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट फॉर, किसके लिए हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट फॉर बी के लिए। बीटा 2 जब आएगा तो पहले से कौन मौजूद है, बीटा 2 मौजूद है, तो बीटा 2 माइनस बीटा 2 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इनटू अल्फा। कि नाउ अल्फा 2 का इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 निकाल लिया जाए, तो बीटा 2 माइनस बीटा 2 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर बोलेंगे,
बीटा 2 इनर अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1। क्या किया, अल्फा 2 का अल्फा 1 के साथ क्या ले लिया, इनर प्रोडक्ट ले लिया। बीटा 2 का अल्फा 1 से होगा इनर प्रोडक्ट, ये सी बाहर आ जाएगा। बीटा 2 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1 स्लैश अल्फा 1। बीटा 2 स्लैश अल्फा 1 माइनस बीटा 2 स्लैश अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर, और ये हो गया आपका नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट। तो बीटा 2 और कितना हो गया, 0। तो आपने देख लिया कि अल्फा 2 का अल्फा 1 के साथ जब क्या निकाला गया, इनर प्रोडक्ट निकाला गया, तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ गया। और जब दो वेक्टरों का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं और 0 आता है, तो आप गर्व से कह सकते हो कि वो जो दोनों वेक्टर्स हैं एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, यानी अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 ऑर्थोगोनल हो गए। अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स तैयार हो गए, ठीक है ना। और ऑब्वियस है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और ये बेसिस बन जाएंगे, है ना। एंड अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 आर लीनियरली, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 संबंध का है, इसलिए ये जब वो इंडिपेंडेंट है तो भी कहेंगे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब वो नहीं जो हम ब्रांच से कह रहे हैं, ब्रांच से, ये मैथमेटिकल मीनिंग है कि अल्फा 1 अल्फा 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इट इज अ बेसिस। ये क्या बन जाएगा, इट इज अ बेसिस फॉर किसके लिए, सब स्पेस के लिए। लैंग्वेज देंगे सब स्पेस, और सब स्पेस क्या हो रहा है, डब्ल्यू नहीं बोल रहे हैं, वो सब स्पेस जिसके पास केवल दो वेक्टर्स होंगे उसकी बात कर रहे हैं। सब स्पेस, और वो सब स्पेस स्पैन किससे हो रहा होगा, बीटा 1 कॉमा बीटा 2। ठीक है, पहले एक लाए फिर दूसरा आ गया, एक छोटा सा तैयार हो गया बेसिस किसके लिए, किसी सब स्पेस के लिए जो इन दो से क्या होगा, स्पैन किया जाना। बट स्पैन करना कि उस वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो घटना वही चल रही है लेकिन इसकी हेल्प से चल रही है, ठीक है। अब हम लोग लाएंगे अल्फा 3 लाएंगे, और जब अल्फा 3 लाओगे तो पहले से ही कौन मौजूद है, बीटा 1 और बीटा 2 मौजूद है ना, और बीटा 3 मौजूद ही होगा, तो क्योंकि बीटा 3 ऑलरेडी है, क्योंकि बीटा 3 थर्ड पोस्ट हो गई इस ब्रांच की। तो उसने क्या किया ऑथर ने कि जैसे जैसे आगे बढ़ाता गया, अल्फा 3 जब लेंगे तो करस्पॉन्डिंग यहां पे बीटा 3 बोलोगे, और बीटा 3 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1 बीटा 3 इनर प्रोडक्ट अल्फा 2, क्योंकि अल्फा 1 ही पहले से है, अल्फा 2 भी पहले से है, अल्फा 2 द स्क्वायर इनटू अल्फा 2। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर ऑर्थोगोनल, ये आपके वेक्टर्स हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है ना, ये सेट है, सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, किसके लिए, स्पेस के लिए होगा। एंड ये क्या बन जाएगा, ये बेसिस बन जाएगा किसके लिए, उस सब स्पेस के लिए जो सब स्पेस स्पैन होता है किससे, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 से। हेंस वी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस, किसके लिए, आप बेसिस का नाम दे दो, ऑर्थोगोनल बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के। वी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के, ठीक है ना, ओके, फॉर द सब स्पेस, उस सब स्पेस के लिए जो सब स्पेस
क्या हो रहा है, जो सब स्पेस क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है किससे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा के से, स्पैन्ड बाय बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन बीटा के। नाउ अल्फा के प्लस 1 लाएंगे, बीटा के प्लस 1 माइनस, अब बीटा के प्लस 1 जो है जब होगा तो उसके पहले सब क्या होंगे, अल्फा 1 भी होगा, अल्फा 2 भी होगा, अल्फा 3 भी होगा, अल्फा के भी होगा, स्लैश अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1 माइनस बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 2 एक्सेट्रा करते जाएंगे, माइनस बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा के अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर अल्फा के। अल्फा के प्लस 1 जब बोलोगे तो बीटा के प्लस 1 और यहां लगा दो समेशन, लगा दो समेशन, तो वही कौन कर रहा है 1 2 3, तो क्या बोलोगे आई इक्वल टू कितना 1 से कितना बोलोगे, आई इक्वल टू 1 से कितना चल रहा है के, 1 से के, और बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा आई अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा आई स्क्वायर इनटू अल्फा। अरे किस फॉर्म कर दिया इसको, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये सब आपस में किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, और जब प्लस में हो जाएंगे तो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया। व्हाट इज कॉम्पैक्ट, समेशन फॉर्म लगा दी गई है, और जब समेशन लगाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, ना 1 बोलेंगे ना 2 बोलेंगे ना के बोलेंगे, आई बोल देंगे, y कितना हो गया 1 से के, ठीक है। अब अल्फा के प्लस 1 जो वेक्टर है ये तो बाद में आया है ना, पहले से कौन मौजूद था उसके अंदर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा के। इसका मतलब अल्फा के प्लस 1 का सबके साथ क्या निकालेंगे, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इनर प्रोडक्ट 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा के प्लस 1 जो आप चुपके से लाए हो, ठीक है ना, ये सबका क्या है ऑर्थोगोनल है, और सबका ऑर्थोगोनल है और ये वो सब भी आपस में दूसरे क्या ऑर्थोगोनल है, तो अल्फा के प्लस 1 उन सब में शामिल हो जाएगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के, और कौन शामिल हो गया अल्फा के प्लस 1, आपका सेट बढ़ गया, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे कि अल्फा के प्लस 1 का सबसे क्या निकालेंगे, इन सबसे क्या निकालेंगे, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अल्फा जे को के साथ, और जे कितना है, जे की रेंज कितनी है, जे 1 से के तक है कोई, तो अल्फा जे के साथ आप क्या निकाल दो, इनर प्रोडक्ट निकाल दो, किसका, आप अपने अल्फा के प्लस 1 का, और अल्फा जे एक दो नहीं है, सबकी बात हो रही है, तो बीटा के प्लस 1 माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 से के बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा आई अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा आई स्क्वायर इंटू अल्फा आई होल स्लैश अल्फा जे, दिस इज स्केलर, ठीक है बच्चों। तो अब आपका प्रॉपर्टी वही होगी, ये बाहर आ जाएगा अल्फा आई स्लैश अल्फा जी होगा, के प्लस 1 स्लैश अल्फा जे माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 से के बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा आई अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा आई स्क्वायर बाहर आ गया, और अल्फा आई स्लैश अल्फा जे हो गया। आई भी 1 से के है और जे भी 1 से के है, तो किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, और ये सेट कैसा है, ऑर्थोगोनल है। और जब सेट कैसा होता है ऑर्थोगोनल, तो आपको शायद प्रॉपर्टी याद होगी, अल्फा आई स्लैश अल्फा जे था नॉर्म ऑफ अल्फा आई स्क्वायर डेल्टा आई जे, एवरीबॉडी नो वेल। So since अल्फा आई स्लैश अल्फा जे आपने पीछे पढ़ रखा है, ये था नॉर्म ऑफ अल्फा आई स्क्वायर इनटू डेल्टा आई जे, आई 1 से के जे 1 से के, यानी इस सेट की बात हो रही है, और ये सेट आपका ऑलरेडी आपने पूरा रखा है प्रूफ कि कैसा है, दिस इज ऑर्थोगोनल सेट। बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा जे माइनस समेशन अल्फा जे कितना है, नॉर्म ऑफ अल्फा आई स्क्वायर इंटू डेल्टा आई जे, क्या लगा देंगे डमी, तो बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा जे माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन बीटा के प्लस 1 स्लैश अल्फा जे अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा आई स्क्वायर, हटाओ भाई समेशन हटाओ, डेल्टा आई जे मतलब क्या हुआ,
कि जो इंडेक्स आई है यहाँ पर भी है, यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, तो क्या है ना, जब आई हटेगा तो आई के लिए क्या लगा रखा है, समेशन भी हट जाएगा। तो क्या बचेगा, बीटा के प्लस वन स्लैश एल्फा जे अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा जे स्क्वायर, और यहां पर भी नॉर्म ऑफ एल्फा जे स्क्वायर हो जाएगा। आई के स्थान पे क्या होता है, जे होता है। आई हट गया वहां पे जे हो गया, आई हट गया वहां पे जे हो गया, और जब आई हट गया जे हो गया तो समेशन फॉर आई भी हट जाएगा, और ये कट गया तो ये बचेगा आपका बीटा के प्लस वन स्लैश एल्फा जे माइनस बीटा के प्लस वन स्लैश एल्फा जे, एंड दिस इज जीरो। यानी आपने प्रूव कर दिया कि एल्फा के प्लस वन का एल्फा जे मतलब एल्फा वन, एल्फा टू, एल्फा थ्री, एल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट कितना है, जीरो है। और जब ऐसा हो जाएगा तो एल्फा के प्लस वन जो होगा, जो आप लाओगे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एल्फा के प्लस टू बोलोगे, एल्फा के प्लस थ्री बोलोगे, एल्फा एन बोलोगे, और फाइनली आप क्या तैयार कर लोगे, अपना एक बेसिस तैयार कर लोगे। किसके लिए, वी के लिए। ये किसके लिए है, डब्ल्यू के लिए है। और जैसे बढ़ाते जाओगे एल्फा के प्लस वन, एल्फा के प्लस टू, फाइनली एल्फा एन, तो यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ बेसिस फॉर बी विच इज ऑर्थोगोनल बेसिस। क्योंकि ये सारे वेक्टर दूसरे क्या है, आप साथ साथ ये प्रूव कर रहे हो कि सारे वेक्टर दूसरे क्या है, ऑर्थोगोनल चल रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलते हो फाइनली कि देयरफॉर अल्फा के प्लस वन इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा जे। तो देयरफॉर अल्फा के प्लस वन इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा जे, और जे का मतलब है वन से के। तो हेंस आपने एक से तैयार कर लिया, हेंस अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा के पहले से था, अल्फा के प्लस वन बच्चों आ गया। तो अल्फा के प्लस वन इज या कहते हो बिकम्स एन ऑर्थोगोनल बेसिस। किसके लिए, उस सब स्पेस के लिए जो सब स्पेस फॉर सब स्पेस स्पैन्ड बाय किससे, बीटा वन, बीटा लैंग्वेज भी रहेगी लेकिन धीरे धीरे हम वेक्टर को बढ़ाते जाएंगे, बीटा के और बीटा के प्लस वन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन hypothesis we construct an orthogonal basis अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, और फाइनली बोल रहे हैं अब तो हम अल्फा ना के बोलेंगे, अल्फा के प्लस वन बोलेंगे, अल्फा एन कहेंगे। ऑर्थोगोनल बेसिस किसके लिए, फॉर वेक्टर स्पेस V ओवर F के लिए। और जो वेक्टर स्पेस है ना, किससे स्पैन हो रहा होगा, फाइनली स्पैन किससे हो रहा होगा, स्पैन्ड बाय बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री एंड सो ऑन बीटा एन से। ये था ग्राहम स्मिथ प्रोसेस फॉर ऑर्थोगोनलिटी। हेंस ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कह दो, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोल सकते हो, बेसिस फॉर बी इज कुछ नहीं, अल्फा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा टू, अल्फा थ्री अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा एन। ये लास्ट का काम है बिल्कुल, कि जब पूछ दे कि ऑर्थोनॉर्मल पूछ दे तो आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा। इतना काम करने के बाद सबकी अपने अपनी नॉर्म निकाल लेना पड़ेगा आपको, और सबकी नॉर्म से सबको क्या कर दो, बारी बारी से डिवाइड कर दो, तो आप कह सकते हो कि आपका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस प्राप्त हो गया। पहले क्या था वो ऑर्थोगोनल, और ये आपका बन गया ऑर्थोगोनल।